नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी कलाम इंस्टीट्यूट अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में जो हमने आपको सिलेबस बताया था, उस सिलेबस के दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला था राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत और राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। इन दोनों टॉपिकों का हम बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गहन अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, जो मैटर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है वो प्रत्येक एग्जाम के लिए, छोटे से लेकर और बड़े एग्जाम के लिए बहुत पूरी तरह परिपूर्ण है। उससे ज्यादा कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं प्रत्येक टॉपिक को आपको उच्च लेवल से समझा रहा हूं, निम्न से लेकर और उच्च तक उसको ले जा रहा हूं, जिससे आप कोई सा एग्जाम दो, आरएस तक का एग्जाम दो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दो, आप कॉलेज लेक्चर का दो, कांस्टेबल का दो, अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी पेपर होते हैं, पटवारी का दो, ग्राम सेवक का दो, आपको मैटर की कभी कमी नहीं रहेगी और वो आप देख भी रहे होंगे। तो आपको लग सकता है शुरुआत में कि थोड़ा उच्च लेवल से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों जो वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न है उसमें यहाँ से जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं, जो हम आपको जिस तरह का मैटर दे रहे हैं कहीं ना कहीं से वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए सवालों से लिंक है। इसलिए आपको शुरू में लग सकता है कि नई चीजें देखने को मिले, लेकिन आपको उनको पढ़ना होगा और तभी आपको सफलता मिलेगी। और दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से शुद्ध रूप से राजस्थान का इतिहास शुरू होता है। अब तक हम राजस्थान के इतिहास की नींव रख रहे थे कि जो राजस्थान का इतिहास है ये हम पढ़ेंगे किस प्रकार, इसको हमने जो पढ़ा है इसके स्रोत जो है वो कहां है, राजस्थान का इतिहास किस प्रकार था, हमें राजस्थान के इतिहास का पता कहां से लगता है। और आज हम राजस्थान का जो शुद्ध रूप से इतिहास है कि राजस्थान में जिन जिन राजपूत वंशों ने शासन किया था, कौन कौन से वंश थे, उस वंश के कौन कौन से प्रतापी शासक थे। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख राजवंश, जो बहुत बड़ा पार्ट जो है वो राजस्थान के इतिहास का इसमें समाहित किया जाता है, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में, कि जो इतिहास है, हमारा जो इतिहास है वो राजवंशों का ही इतिहास है। तो आज हम तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के प्रमुख राजवंश, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, राजस्थान के प्रमुख राजवंश। दोस्तों, जब मैंने आपको बताया था, आपको मेरा वीडियो देखना होगा कि राजस्थान के इतिहास की पृष्ठभूमि, उससे मैंने राजस्थान का इतिहास था उसकी आपको संक्षिप्त में बताया था कि इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। और उसमें मैंने आपको तीसरा टॉपिक बताया था राजस्थान के प्रमुख राजवंश, और राजवंशों को मैंने सारे राजवंश आपको बताए थे, उन राजवंशों को जोड़कर मैंने आपको बताया था। आज हम प्रत्येक राजवंश का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम दृष्टि डालते हैं कि यदि हम प्राचीन भारत की बात करें दोस्तों, जो हम नेशनल हिस्ट्री जब आपको पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, भारतीय इतिहास जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें तीन भागों में बांटेंगे इतिहास को, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जब हम आपको प्राचीन काल पढ़ाएंगे, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाएंगे, तो उसमें हम विभिन्न काल आपको पढ़ाएंगे, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्योत्तर काल, ये आपको हम पढ़ाएंगे, विभिन्न वंश हम आपको पढ़ाएंगे। तो हुआ ऐसा था दोस्तों, प्राचीन भारत यदि हम बात करें तो प्राचीन भारत में एक वंश था, एक काल आया था गुप्त काल, एक वंश था गुप्त वंश। दोस्तों, जो गुप्त काल था इसको कहा जाता है कि एक स्वर्ण काल था। गुप्त काल को स्वर्ण काल माना जाता है। उत्तरोत्तर विकास हुआ था दोस्तों, इस काल में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई थी, लेकिन जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन होता है दोस्तों, भारत में छोटे छोटे जो राज्य थे वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं, और जैसे ही छोटे छोटे राज्य स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं तो भारत में विभिन्न राजवंशों का उदय होता है। कोई ऐसा राजवंश नहीं बन पाता है जो सारे राजवंशों को एक जगह इकट्ठा करके रख सके। विभिन्न हिस्सों में अलग अलग कॉलोनियां बच गई राजवंशों की। विभिन्न गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद विभिन्न नए नए नाम के वंश स्थापित होते हैं, हर कोई अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। तो दोस्तों, इसके बाद एक काल आएगा गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल में एक शासक थे, एक वंश आएगा वर्धन वंश, और उस वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन शासक थे कन्नौज के। कन्नौज के जो शासक थे हर्षवर्धन दोस्तों, इन्होंने गुप्तोत्तर काल में कुछ विकेंद्रीकरण करना शुरू किया था। जो ये
नए नए वंश बने थे इनको एकत्रित करना शुरू किया था। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पुनः दोबारा छोटे छोटे राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और विकेंद्रीकरण ये शुरू हो गया। जो केंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता को एक जगह जो रखा था, एक जगह जो इकट्ठा किया था वो हर्षवर्धन ने किया था और जो आसपास के राज्य थे उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन जैसे ही दोस्तों हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पुनः क्या हो जाता है, विकेंद्रीकरण शुरू हो जाता है। और जैसे ही साम्राज्य का विकेंद्रीकरण शुरू होता है दोस्तों तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिदलीय संघर्ष शुरू हो जाता है। और इसी समय 648 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी और इसी समय कन्नौज को लेकर त्रिदलीय संघर्ष शुरू होगा और राजस्थान में विभिन्न हिस्सों में राजपूतों का उदय होगा। इसी कारण 7वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी तक के काल को राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। तो 7वीं शताब्दी से लेकर और 12वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में नए नए राजवंशों का उदय होगा। जैसे सांभर या अजमेर में चौहानों का होता है, रणथंबोर के चौहान, जालौर के चौहान, हाड़ौती के चौहान, सिरोही के चौहान। आमेर में कछुआ वंश का शासन होता है। मेवाड़ में गुहिलिया सिसोदिया वंश पनपता है। मारवाड़ में राठौड़ वंश पनपता है। बीकानेर में राठौड़ वंश पनपता है। जैसलमेर में भाटी वंश पनपता है। तो 7वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी का मतलब है जब तक भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं होती है तब तक राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग राजपूत वंशों का उदय होता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन्हीं राजवंशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जब राजपूत आए थे तो इन राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर, इन राजपूतों के निवास को लेकर विभिन्न इतिहासकारों में, विभिन्न विद्वानों में आपसी मतभेद है। कोई कहता है कि ये विदेश से आए थे, कोई कहता है ये क्षत्रिय थे, कोई कहता है ये सूर्यवंशी थे। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर जितने भी मत दिए गए हैं, जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। तो दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश। और राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। तो दोस्तों हम बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों की। मैंने आपको आधार बता दिया है कि 7वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी के मध्य जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई है, और हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी दोस्तों कब, 648 ईस्वी में। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन शासक थे कन्नौज के। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए शुरू हो जाता है त्रिदलीय संघर्ष। और इसी त्रिदलीय संघर्ष के दौरान 7वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी के मध्य, 7वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में राजपूतों का उदय होता है। और इसी 7वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी के मध्य के समय को कहा जाता है राजपूत युग। और इसी राजपूत युग में अन्य जो राजपूत थे इनका उदय होगा, इनकी विभिन्न शाखाओं का राजस्थान में उदय होगा। अब देखें दोस्तों, तो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य का समय हो गया राजपूत युग। अब इन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, राजपूत थे कौन, राजपूत आए कहां से आए थे, इनके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं। दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले जो है, जो इतिहासकार राजपूतों को विदेशी बताते हैं, तो पहला है विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो पहला जो है वो है विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। और दूसरा जो दोस्तों है वो है भारतीय या देशीय जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। जातियों से
उत्पत्ति का सिद्धांत, भारतीय या देशीय जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो राजपूतों की उत्पत्ति के दोस्तों दो सिद्धांत हैं, पहला है विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा है भारतीय देशीय जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो विदेशी लोगों से हुई है, कुछ इतिहासकार कहते हैं हमसे कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो कहीं से नहीं हुई है, राजपूत जो थे वो यहीं के थे और यहीं वो उत्पन्न हुए, विदेशी जातियों से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। अब देखिए विदेशी जातियों में दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जो जेम्स टोड है, इन कर्नल जेम्स टोड ने जो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कहा है, इन्होंने बताया है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो विदेशी जातियों से हुई है और विदेशी जातियों में शक या सीथियन ये दोस्तों वंश आएगा। हम पढ़ेंगे शक, कुषाण, हूण, यूची, ये प्राचीन भारत के इतिहास में आपस में लिंक होंगे, वहां हम आपको बताएंगे और पुनः आपको याद दिलाएंगे कि ये हमने आपको तब बताया था। तो शक एवं सीथियन जो विदेशी जातियां थी इनसे उत्पन्न बताया है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसी रीति रिवाजों से पता चला है कि जो सेम थी, जो राजपूतों में और शक एवं सीथियनों में कुछ ऐसी परंपराएं थी, कुछ ऐसे रीति रिवाज थे, मूर्ति पूजा, शस्त्र पूजा, कर्मकांड, ऐसे दोनों में सेम पाए गए हैं, जिसके आधार पर अनुमान लगाया है कि इनकी उत्पत्ति शक एवं सीथियनों से हुई है। तो जो पहला सिद्धांत है विदेश जातियों में वो दोस्तों है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। और दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का साथ दिया है विलियम क्रुक, और विलियम क्रुक ने भी उसी मत पर ही सहमति दी है, जिस मत पर सहमति दी है किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। तो कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक ने इनकी उत्पत्ति बताई है शक या सीथियन, शक सीथियन से उत्पन्न। तो विदेशी जातियों के सिद्धांत में पहला है शक एवं सीथियनों से उत्पन्न बताया है। ये हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में, प्राचीन भारत के इतिहास में कि शक कौन थे, कुषाण कौन थे, हूण कौन थे, सीथियन कौन थे। तो शक सीथियन से उत्पन्न बताया है किसने? कर्नल जेम्स टोड ने और विलियम क्रुक ने। विलियम क्रुक ने ही इसमें ही अपनी सहमति प्रकट की है कि कर्नल जेम्स टोड जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और इनके कहने का जो आधार है, इनके कहने का आधार यह है कि शक एवं सीथियनों के जो रीति रिवाज थे वो सेम थे, किनसे? राजपूतों से। तो पहला सिद्धांत। दोस्तों दूसरा जो सिद्धांत है, दूसरे सिद्धांत में जो नाम आता है, दूसरे सिद्धांत में दोस्तों नाम आएगा अलेक्जेंडर कनिंघम का। और दोस्तों ये सवाल पटवारी प्री में आया हुआ है 2016 में कि राजपूतों को यूची या कुषाण जाति का वंशज किसने माना है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने राजपूतों को यूची या कुषाण जाति का वंशज माना है। तो दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी दोस्तों? यूची या कुषाण जाति का वंशज, यूची या कुषाण जाति का वंशज माना है। और दोस्तों ये आया हुआ सवाल है पटवार में प्री में 2016 में जो पेपर हुआ था, उसमें आया था कि निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति यूची या कुषाण जाति से मानी है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने यूची या कुषाण जाति से इनकी उत्पत्ति मानी है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा सिद्धांत है, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने जो राजपूतों की उत्पत्ति बताई है वो जो इन्होंने बताई है दोस्तों वो गुर्जर जाति से बताई है। और जो गुर्जर थे उन गुर्जर जातियों का इन्होंने संबंध जोड़ा है श्वेत हूणों से। तो जो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर है, आप समझिए एक बार, जो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर है वो राजपूतों को बताते हैं गुर्जरों से उत्पन्न, और गुर्जरों का संबंध जोड़ा जाता है श्वेत हूणों से। इनका संबंध किससे जोड़ा जाता है दोस्तों? श्वेत हूणों से। फिर ये सबूत भी देते हैं, ये सबूत ये देते हैं कि हमें एक अभिलेख मिला है राजौरगढ़ का अभिलेख, और ये हमने आपको बताया था दोस्तों अभिलेखों में। राजौरगढ़ अभिलेख राजगढ़ में मिला है, अलवर में मिला है ये अभिलेख। तो राजौरगढ़ अभिलेख में इन्होंने बताया है कि जो प्रतिहार थे, इन प्रतिहारों को गुर्जरों से ही उत्पन्न बताया है। प्रतिहार और गुर्जरों को एक बताया गया है।
इस कारण इन्होंने डॉक्टर डी.आर. भंडार ने कहा है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो गुर्जरों से हुई है और गुर्जरों का जो संबंध था वह श्वेत हुणों से था। इसका मतलब यह है कि जो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर है वो गुर्जरों को और हुणों को दोनों को क्या बताते हैं? विदेशी बताते हैं। और इनसे उत्पन्न हुए कौन? राजपूत। इस कारण गुर्जर या श्वेत हुणों से जो उत्पत्ति का सिद्धांत है यह किस में आएगा? विदेशी जातियों से उत्पत्ति के सिद्धांत में आएगा। तो जो तीसरा सिद्धांत दिया दोस्तों वो दिया है डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने, और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर की बात से ही सहमति प्रकट की थी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जर या श्वेत हुणों से मानी है। तो तीसरा सिद्धांत है दोस्तों डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने राजपूतों को उत्पत्ति किससे मानी दोस्तों? गुर्जर, और गुर्जरों का संबंध जोड़ा गया है श्वेत हुणों से। तो गुर्जर या श्वेत हुणों से उत्पत्ति मानी है किसने? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की। विदेशी जातियों में जो अगला सिद्धांत है, यहां तक आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा, दो सिद्धांत दिए गए हैं, विदेशी जातियों से संबंधित सिद्धांत और भारतीय या देशीय जातियों से संबंधित सिद्धांत। कर्नल जेम्स टॉड और विलियम क्रुक ने क्या बताया है? शक या सीथन से उत्पन्न बताया है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने यूची या कुषाण जाति का वंशज बताया है। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने गुर्जर या श्वेत हुणों से बताया है। इसके बाद आए दोस्तों विंसेंट स्मिथ, स्मिथ महोदय। स्मिथ महोदय ने क्या बताया था? डॉक्टर विंसेंट स्मिथ, डॉक्टर वी स्मिथ। और विंसेंट स्मिथ ने राजपूतों की उत्पत्ति बताई थी दोस्तों यूची, हूण और कुषाणों से। यूची, हूण और कुषाणों से उत्पन्न बताया है दोस्तों किसने? डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने उत्पन्न बताया है। यूची, हूण और कुषाणों से उत्पन्न हुए हैं कौन? राजपूत। तो दोस्तों विदेशी जातियों से उत्पत्ति के संबंध में ये चार सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और यहां से सवाल आता है दोस्तों, याद रखना, शक और सीथन से उत्पन्न बताया है कर्नल जेम्स टॉड ने, विलियम क्रुक ने। यूची या कुषाण जाति का वंशज बताया ब्रोच गुर्जर ताम्रलेख। एक ताम्रलेख था ब्रोच गुर्जर, और ब्रोच गुर्जर ताम्रलेख के आधार पर ही अलेक्जेंडर कनिंघम ने राजपूतों को यूची या कुषाण जाति का वंशज माना था। उसके बाद डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने गुर्जर या श्वेत हुणों से उत्पन्न माना है। उसके बाद विंसेंट स्मिथ ने यूची, हूण और कुषाणों से उत्पन्न माना है। किनको दोस्तों? राजपूतों को। तो दोस्तों ये सिद्धांत थे विदेशी जातियों से। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय या देशी जातियों से। अब ये जो इतिहासकार हैं ये कहते हैं कि जो राजपूत थे ये किसी विदेशी जाति से उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये राजपूत जो है वो भारतीय है विशुद्ध रूप से, और यहीं के जो जातियां थी, यहीं के जो वंश थे, उनसे ये उत्पन्न हुए हैं। तो हम पढ़ते हैं भारतीय या देशीय, भारतीय या देशीय जातियों से उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत। भारतीय या देशीय जातियों से उत्पत्ति के सिद्धांत। तो भारतीय या देशीय जातियों से उत्पत्ति के सिद्धांत में अब देखिए कौन कौन सिद्धांत दिए गए हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हिट सिद्धांत है वो है अग्निकुंड या अग्निकुल का सिद्धांत। अग्निकुंड या अग्निकुल का सिद्धांत, अग्निकुंड या अग्निकुल का सिद्धांत जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और अग्निकुंड या अग्निकुल के सिद्धांत से संबंधित एक कहानी है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कुछ इतिहासकार हैं जो राजपूतों को उत्पत्ति को अग्निकुंड से मानते हैं। अग्निकुंड का मतलब यह है दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो, एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। और दोस्तों पृथ्वीराज रासो आपको पता होगा, हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय में इसको पढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो है चंद्र बरदाई।
पृथ्वीराज रासो के जो दोस्तों लेखक हैं वो है चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने लिखा है, क्या लिखा है कि एक बार हुआ यह था दोस्तों कि आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ, आबू पर्वत पर, यह आबू पर्वत है और इस आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ दोस्तों कर रहे थे क्या, यज्ञ। आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे। तो कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग आते हैं और इनके यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, वो व्यवधान डालते हैं, जिससे गुरु वशिष्ठ का जो यज्ञ था ये पूरे क्रियाकलापों से, पूरे कर्मकांडों से, पूरे क्रियाक्रम से संपादित नहीं हो पा रहा था। इस कारण कहा जाता है दोस्तों कि गुरु वशिष्ठ ने 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया था और 4 योद्धाओं में दोस्तों सबसे पहले जो उत्पन्न किया था वो थे गुर्जर प्रतिहार। सबसे पहले जिन योद्धाओं की उत्पत्ति की थी उनमें नाम था गुर्जर प्रतिहारों का। गुर्जर प्रतिहारों के बाद जो दूसरा योद्धा उत्पन्न हुआ था दोस्तों वो थे परमार। उसके बाद दोस्तों उत्पन्न हुए थे चालुक। और जब इन तीनों से इन राक्षसों का नाश ना हो सका तो कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली, सबसे बलशाली उत्पन्न हुए थे और उनका नाम था चौहान। ये दोस्तों सवाल कई बार आ चुका है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन कौन से योद्धा थे, इंपॉर्टेंट ये है कि इन योद्धाओं का क्रम क्या था और यही फिर वंशों के रूप में हम इनको पढ़ेंगे और यही इन्होंने अपनी राजस्थान में विभिन्न शाखाओं को जन्म दिया था, विभिन्न शाखाओं की स्थापना की थी और यहीं से ही राजस्थान का इतिहास शुरू हो जाएगा। तो गुरु वशिष्ठ जब आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे तो कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग जब इनके यज्ञ में योगदान डाल रहे थे तो इन्होंने 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की थी। सबसे पहले थे, एक क्रम है, क्रम याद रखना होगा आपको। सबसे पहले थे गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों के बाद थे परमार और परमार के बाद थे चाचो। चाचो से याद कर लेना आपको, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होता है आदमी कि पहले चौहान आए थे कि चालुक आए थे। तो चाचा को हम चाचो भी कह देते हैं। तो चाचो से याद कर लेना, चा से हो जाएगा चालुक और चौ से हो जाएगा चौहान। तो ये इनका क्रम है, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक और चौहान। अब दोस्तों चंद्रबरदाई के इस मत का समर्थन और भी इतिहासकारों ने किया है, जैसे मुहुणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। मुहुणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने भी यह माना है कि भाई जो पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई ने जो बात पृथ्वीराज रासो में कही है वो 100% सत्य है। तो इनके मत का समर्थन मुहुणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने भी किया है। तो 3 इतिहासकार हैं, चंद्रबरदाई, मुहुणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। इनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्नि कुंड से हुई है। अब देखिए इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत दिया गया है कि जो राजपूत हैं ये राजपूत सूर्यवंशी हैं, ये राजपूत चंद्रवंशी हैं, इनका संबंध भगवान राम से जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको बताया था आमेर का लेख, जिसमें आमेर के कछुआ शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया था। नाथ अभिलेख, कई अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं जिन अभिलेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये क्या थे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। तो राजपूतों को सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी किसने बताया है? सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी, सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी राजाओं से उत्पत्ति, सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी राजाओं से उत्पत्ति की हम बात करें दोस्तों, तो सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी राजाओं से उत्पत्ति को सिद्धांत दिया है दोस्तों, ये 2 इतिहासकार हैं और उनमें है पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा, पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा, पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इन 2 इतिहासकारों ने, इन 2 विद्वानों ने राजपूतों को बताया है सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी। तो आपको पता होना चाहिए कि किन इतिहासकारों ने राजपूतों को सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी बताया है। तो पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूत क्या है, सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी है। उसके बाद जो अगला सिद्धांत है कि राजपूतों को वैदिक आर्य माना है, कि जो वैदिक युग है दोस्तों,
पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कि ये वैदिक आर्यों की संतान है। कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने राजपूतों को क्या माना है दोस्तों, वैदिक आर्य माना है कि राजपूत जो है वो वैदिक आर्यों की संतान है। तो अगला सिद्धांत है राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। राजपूत क्या है, वैदिक आर्यों की संतान है। और यह कहा है दोस्तों एक इतिहासकार है विनायक चिंतामणि वैद्य। विनायक चिंतामणि वैद्य, विनायक चिंतामणि वैद्य या इनको कहा जाता है सीवी वैद्य। विनायक चिंतामणि वैद्य या सीवी वैद्य के अनुसार राजपूत क्या है, वैदिक आर्यों की संतान है। अब दोस्तों राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है और राजपूत क्या है, राजपूत सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। ये सिद्धांत दोनों सर्वाधिक मान्य है। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या क्या है कि राजपूत सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है, गौरीशंकर हिरानंद ओझा के अनुसार और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, और ये वैदिक आर्यों की संतान है सीवी वैद्य के अनुसार। और यही दो सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इनको ब्राह्मणों से उत्पन्न माना गया है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। अब देखिए मैंने आपको बताया था अभिलेखों में बिजौलिया का शिलालेख, और बिजौलिया के शिलालेख में मैंने आपको बताया था कि बिजौलिया के शिलालेख में सामर के चौहानों या राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी गई है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से मानी गई है। और जो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर है दोस्तों, ये डी.आर. भंडारकर भी इस मत से सहमत हैं। इन्होंने एक बार तो क्या कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है, लेकिन ये इस मत से भी सहमत हैं कि ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए कौन, राजपूत। तो बिजौलिया शिलालेख बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि किस शिलालेख में राजपूतों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताई गई है। तो बिजौलिया शिलालेख में ब्राह्मणों से उत्पन्न बताया गया किनको, राजपूतों को। दोस्तों ये सिद्धांत है राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी सिद्धांत और देशी सिद्धांत। अब एक इतिहासकार ऐसा भी है जिन्होंने माना है कि जो राजपूत है ये मिश्रित है, मतलब विदेशी और देशी दोनों का मिश्रण है। जब विदेशी लोग कुछ जातियां शक कुषाण हूण जब भारत में आए थे तो यहां के लोगों ने भारतीय महिलाओं से शादी की थी, और उन दोनों के जब संबंध बनाए गए थे तो उत्पन्न हुए थे कौन, राजपूत। तो एक इतिहासकार देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, डीपी चट्टोपाध्याय साहब ने कहा है कि ना तो ये विदेशी है ना देशी है, दोनों का मिश्रण है। तो मिश्रित मूल का सिद्धांत, राजपूतों से मिश्रित मूल का सिद्धांत दिया है किसने, मिश्रित मूल का सिद्धांत। और मिश्रित मूल का मतलब है इनको विदेशी भी माना गया है और इनको देशी भी माना गया है। तो मिश्रित मूल का सिद्धांत दिया है दोस्तों किसने, डॉक्टर डीपी, या इनको कहते हैं देवी प्रसाद, डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। और डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के आधार पर राजपूत क्या है, मिश्रित है। दोस्तों ये थे राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत। इनको आपको याद रखना होगा कि विदेशी जातियों से इनका संबंध किन किन इतिहासकारों ने जोड़ा है और देशी से इनका संबंध किन किन इतिहासकारों ने जोड़ा है। उसके बाद आपको याद रखना होगा मिश्रित मूल का सिद्धांत क्या है। अब इसके बाद हम राजस्थान के इतिहास को कंटिन्यू करेंगे। गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, जितने भी वंश आएंगे, जितने भी वंश है उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन उनको समझने से पहले सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि राजपूत कौन थे, राजपूत कहां से आए थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। धन्यवाद।